नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर और मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन के साथ वर्चुअल वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हिंद प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का मजबूत भागीदार है। हम द्विपक्षीय जुड़ाव की कार्य योजना के रूप में एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट लागू करेंगे। आज भारत और वियतनाम के बीच 7 नए समझौतों पर दस्तखत भी किए गए, जिनमें वैज्ञानिक शोध, न्यूक्लियर और नवीनीकृत ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस और कैंसर का इलाज जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंधों को लेकर वो खुश हैं और इस वर्चुअल सम्मेलन के आयोजन के जरिए, जो कि द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि भारत और वियतनाम के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में किस दिशा में और किस तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। अगर हम वियतनाम की सामरिक नजरिए से उसकी भूमिका को समझें तो भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार का फोकस वियतनाम के साथ 2016 के बाद लगातार बढ़ता रहा है और रिश्ते अब सामरिक और रणनीतिक भागीदारी के तौर पर ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनाथ साहब हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद आनंद साहब हैं, सीनियर फेलो VIF से, आपका भी स्वागत है सर। और जयंत दास गुप्ता सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर WTO, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत में त्रिगुनाथ सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर वियतनाम के साथ भारत के रिश्तों में देखें तो पिछले 2 दशक में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2016 के बाद सबसे ज्यादा तेजी आई है। जो कि पहले वाणिज्यिक सांस्कृतिक रिश्ते थे, उनको अब सामरिक और रणनीतिक साझेदार के तौर पर दोनों देश एक साथ खड़े नजर आते हैं। जी हाँ कविन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो हमारे रिश्ते सांस्कृतिक तो बहुत पुराने हैं और जैसा आप जानते हैं कि जो वहाँ के होचिमिन थे उनको वहाँ का गांधी कहा जाता है वियतनाम का। और वियतनाम मेरे ख्याल से एक ऐसा मुल्क है पूरे ईस्ट एशिया रीजन में, आसियान रीजन में, जो अमेरिका को भी और चीन दोनों को ही धूल चटा चुका है एक तरह से अगर आप देखें तो काफ़ी बहादुर टाइप के लोग हैं। और उन्होंने अभी आप देखें कोविड के केस में भी वही एक मुल्क है जहाँ पर अभी तक एक भी डेथ नहीं रिपोर्ट हुई है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल किया है। तो ये कॉन्फिडेंट देश है। दूसरी चीज़ यह है कि भारत के रिश्ते कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको बढ़ा करके कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये वियतनाम एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सारे रीजन में और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाता है। हालांकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखें तो ये नहीं है कि वो अगर भारत और चीन के बीच में कुछ संघर्ष होता है तो उसमें वो खड़े नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमें हमारा वहाँ पे सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन की सदर्न वियतनाम में जगह मिली है, जहाँ हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन इतना बड़ा है, भारत ने $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दी थी, 100 मिलियन की और दे रहे हैं गन बोट्स के लिए। तो इस तरह जो बढ़ रहा है और ऑयल उन्होंने जो हमें एक्सप्लोरेशन करने के लिए स्ट्रेटेजिक रीजन में अपने दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वियतनाम बहुत ज़्यादा जाता है कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत क्लोज हों। और आसियान के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि इस वक्त में आसियान के चेयर भी हैं वो, तो जैसा आपको पता है कि पिछले महीने जब 17 समिट हुई थी आसियान की, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर थुक के साथ में बातचीत हुई है। तो अभी उससे पहले पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति एक ही साल में दोनों आए। हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति गए, 2016 में मोदी जी गए। तो रिलेशंस हमारे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और इवन ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, उनके वाइस प्रेसिडेंट की विजिट फरवरी में हुई, उसके बाद जो ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई थी वो अभी बीच में, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री ने चेयर किया उसके अगर आप वक्तव्य को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरियाज में, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन हो, क्वालिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हो, या मेकोंग रिवर कॉर्पोरेशन हो जिसमें मेकोंग गंगा करके एक हमने प्रोजेक्ट बना रखा है, या उनको डिफेंस के लिए या पेट्रोलिंग बोट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो भी जरूरत है, या हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स,
टूरिज्म, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे रिश्तों में। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट के बारे में कहा है, तो चीन ऑब्वियसली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमेशा फिगर करता है, चाहे वो वियतनाम के लिए हो चाहे भारत के लिए हो। उन्होंने हर जगह एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज लगाई हैं, तो डेफिनेटली हम दोनों के इंटरेस्ट इस बात में है कि चीन किस तरह से रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करता रहे रीजन के अंदर। और जिस तरीके से विनोदानंद सर, अगर हम विजन डॉक्यूमेंट की बात करें, और जब इस तरह का कोई एक डॉक्यूमेंट, और ख़ास तौर पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है कोविड का दरमियान है, उसके बाद में ये दो देशों के रिश्तों के बीच में उसकी गहराई, उसकी मजबूती और भविष्य में दोनों के एक दूसरों की ज़रूरतों को किस तरीके से दिखाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें एक तो प्लान ऑफ एक्शन अगले 3 साल की 2021 से 2023 तक दी गई है। और जो पहले विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ था उसमें 20 तक, 2017 से 2020 तक दी गई थी। और इन सब विजन डॉक्यूमेंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये विजन डॉक्यूमेंट का जो एक हिस्सा होता है जो इसमें नहीं लिखा गया है, वो एक डिफेंस कोऑपरेशन होती है। तो डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर अभी आपने बताया कि 7 डॉक्यूमेंट जो पहले साइन हुई हैं, तो 8वां डॉक्यूमेंट जो साइन होगा वो डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर होगा। क्योंकि इसमें पहले जो विजन था 2015 से 2020 तक था, और 2020 के बाद जो 5 साल का है वो अभी आज या वो साइन होने वाला है। तो इसमें जो आप कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो डिफेंस कोऑपरेशन जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। और पिछले महीने भी एक मीटिंग हुआ था डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और डिफेंस मिनिस्टर जो जनरल साहब थे वियतनाम के, तो उनके बीच में काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करी गई थी, जिसमें सबसे पहले है कि जो कई तरह के जो प्रोजेक्ट थे, जैसे कोलैबोरेशन एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ द वियतनामीज आर्म फोर्सेस, यूएन पीस कीपिंग के में अपने ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं उनके साथ हम नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट साइन करी थी वो था इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट्स और कोऑपरेशन ऑन फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी। तो ये मतलब कि ओशन के नीचे जो टेरेन होती है उसको मैप करने के लिए ये करा गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो कुछ हो रहा है या इंडियन ओशन में कुछ हो रहा है, तो उसमें चाइना की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। और ये भी बताया गया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का आत्मनिर्भर भारत वाला जो कंसेप्ट है, वो हमारी इंडिजिनस जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, और जिसमें हम वियतनाम में भी उसके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस, और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनको डेवलप कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन हो सकता है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स उसमें हो सकते हैं। और इस तरह के काफ़ी कुछ डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर पोटेंशियल अभी है। अजय दास गुप्ता सर, जिस तरीके से अगर हम वियतनाम के साथ जो स्ट्रेटेजिकली डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है, जो कि पैक्ट हो रहे हैं, और इससे पहले भी जब दौरे हुए थे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और उनके प्रधानमंत्री का भारत दौरा रहा हो, फोकस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहा है। उसकी वियतनाम की जो पोजीशनिंग है वो कितनी क्रूशियल हो जाती है इस पूरे रीजन में, और जिस तरीके से 2016 के बाद भारत और वियतनाम के रिश्ते एक नई ऊंचाई या एक नई दिशा की तरफ आगे से बढ़े हैं, उसका महत्व इस वक्त इस पूरे रीजन में कितना अहम है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 1978-79 के लगभग
चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था और वियतनामी उसमें काफी वो अंदर घुस आए थे वियतनाम के, लेकिन उसके बाद जो वियतनामी सेना ने उसका मुकाबला किया और बड़ा बड़ा डट कर मुकाबला किया, चीन की हार हुई और चीन को उस पर वहां से विथड्रॉ करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। तो वियतनामी लोग जो हैं बहुत संघर्षशील हैं और किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने यूएस के खिलाफ जो अपना संघर्ष चलाया था वो एक उदाहरण के रूप है सारे विश्व के सामने। बिल्कुल। तो हमारे साथ वियतनाम का जो संबंध है वो कई स्तरों पर है, कई पहलुओं को लेकर है। जहां तक सामरिक कोऑपरेशन का सवाल है, हमारी और वियतनाम दोनों की ये की आकांक्षा है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो वियतनाम के पास काफी उसमें ऑयल रिजर्व्स हैं, हमारे ओएनजीसी विदेश को उन्होंने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था, लेकिन चीन ने जो वियतनाम की जो समुद्री सीमा के अंदर उन्होंने अपना दावा ठोका और वहां पे हमारे जो एक्सप्लोरेशन के जहाज थे उनको जाने नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे और वियतनाम के संबंध में उसको आगे बढ़ाने में, उसको गहराई देने में हर समय चीन बीच में आ जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारे सैटेलाइट की जो बात इन्होंने की है स्टेशन की, अनिल जी ने, तो सैटेलाइट स्टेशन में भी उसका भी कुछ महत्व है, क्योंकि उसके जरिए हम तो ये नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जानकारी इस प्रकार पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है, लेकिन उससे हमारे जो डिफेंस इंटरेस्ट हैं वो जरूर उससे सर्व्ड होंगे। तीसरी बात यह है कि जो डिफेंस कोऑपरेशन हमारा अभी उसमें विस्तार हुआ है, $100 मिलियन का हमने और लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वियतनाम को, जिससे कि हम उनको स्पीड बोट्स दे सकें। चीन की नेवी यूएस के बाद सबसे बड़ी नेवी है सारे विश्व में, और वो जो साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में अपना वो दावा ठोक रही है, फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, ब्रुनेई के साथ, मलेशिया के साथ, हर जगह वो अपना क्लेम आगे बढ़ा रही है। और उसमें ये स्पीड बोट्स वियतनाम के संदर्भ में खासकर बहुत काम आएंगे, इसलिए भी कि अगर चीन के जहाज आएंगे और वो वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, दोनों के बीच में कुछ ओवरलैप है, क्योंकि दोनों नेबर्स हैं, तो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप करता है। लेकिन इसका एक समाधान होना चाहिए जो मैत्रीपूर्ण रूप से और बिना किसी एग्रेशन के होना चाहिए। तो इसमें हम उसमें एक साझेदार के रूप में वियतनाम के बगल में खड़े होना चाहते हैं, जिससे कि जो इंडियन ओशन पैसिफिक इनिशिएटिव की बात भी हमारी ओर से की गई है, उसका भी ये एक अंश है कि पीसफुल हो, ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसका हम एक्सप्लॉयटेशन हम कर सकें। अनिल सर, क्योंकि जब भी किसी भी दो देशों के बीच रिश्तों की बात आती है तो कई बार कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज या फिर मैं कहूँ कि एरियाज होते हैं जहाँ पर मजबूती या फिर जो ज़रूरत मैं कहूँ कि दोनों देशों की तरफ से होते हैं। भारत और वियतनाम के बीच में ऐसे कौन से सेक्टर्स है, इश्यूज दिखते हैं जहाँ पर ये दोस्ती ज़्यादा मजबूत होती नज़र आती है और फ्यूचर में उसका आकार और बड़ा हो सकता है? और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भले ही हम ट्रेड के लिहाज से देखें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर उस तरीके से ग्रोथ ना नज़र आई हो, लेकिन सामरिक और रक्षा के नज़रिए से, डिफेंस के नज़रिए से ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा जयंतदास गुप्ता जी ने और ब्रिगेडियर आनंद दोनों ने कहा कि डिफेंस एक ऐसा कॉपरेशन, इंटेलिजेंस और डिफेंस कॉपरेशन जो है वो वियतनाम के साथ हमारा एक तरह से एक नेचुरल पार्टनरशिप है, और मैं समझता हूं कि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त मिलेगी। दूसरी चीज़ है ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, उसके लिए उसका सिंबॉलिक भी महत्व है और सब्सटेंटिव महत्व भी है हमारे लिए, स्ट्रैटेजिक पोजीशन। तीसरी चीज़ मैं समझता हूं कि इस वक्त हम दोनों मुल्क यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट सीट्स को ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं, और इसलिए साथ में मिलकर के जो इस वक्त के मेजर चैलेंजेस हैं, चाहे वो कोविड रिलेटेड हो, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, क्योंकि इकोनॉमी ने सब जगह
इकोनॉमिक रिसेशन हर जगह प्रॉब्लमेटिक हुआ है, तो उसमें दोनों कंट्री मिलकर के काफ़ी कुछ आगे एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स कर सकते हैं। तीसरा, आसियान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑफ कोर्स अभी RCEP साइन हुआ, हम उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमारा आसियान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है और हमारा उनके साथ में बढ़ती हुई साझेदारी है हर तरह, और सारे मुल्क चाहते हैं कि भारत के साथ, चाहे वो उनके डिफरेंट एरियाज़ में उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो या कहीं पे भी हो। तो हम ये जानते हैं कि चूंकि वियतनाम और भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अलग एरिया, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है। सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि भारत को ये समझना चाहिए, पीछे आपने सुना होगा बहुत बार ये कहा गया कि चाइना से बड़ी सारी कंपनीज निकल रही हैं, वो भारत में आ जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर वियतनाम चली जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिरकार वियतनाम का इतना अट्रैक्शन किस वजह से है, और अगर ये पॉसिबल है, और जैसा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हो, चाहे सेल्फ रिलायंस, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स हो, उनके बारे में हो, उस सब में वियतनाम हमारा एक पार्टनर भी हो सकता है और एक कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि तीसरे मुल्कों के साथ मिलकर के हम किस तरह, या तीसरे रीजन में, अगर आसियान रीजन एक देखते हैं, अब इंडिया देखते हैं, तो हम तीसरे किसी उसमें किस तरह से साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन हो। तो बहुत सारी चीज़ें चली जा रही है। अभी जैसे आपने देखा कि हमने करीब लगभग 200 ट्रेनिंग स्लॉट्स देते हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। CLMV प्रोजेक्ट के अंदर में हमने ऑलरेडी $10 मिलियन कमिट किया हुआ है वहाँ पे। एग्रीकल्चर एक बड़ा मेजर एरिया है जिनमें हम उनके साथ काफ़ी कोलैबोरेट कर सकते हैं। और आप सोचें कि मुझे याद है 93 में जब मैं न्यूयॉर्क में होता था, तो हम लोग भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, तो मैं देख रहा था कि US में वियतनामी इतनी जगह जगह जाकर के वो अपने कॉन्फ्रेंसेज, अपनी अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स और मेकिंग देयर पॉलिसीज इन सिंक, तो वो सब चीज़ें जो है उन्होंने भी उसी वक्त शुरू करी थी जब हम लोगों ने किया था। आज वो एक अट्रैक्टिव नेशन हो गए हैं। बड़ी भले हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कोविड-19 का कंट्रोल किया है वो एक देखने वाली बात है। तो उसमें हम लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं उनके साथ में। और चूंकि वो और भी चाहते हैं कि भारत चूंकि टूरिज्म के लिए और हमारे लिए कल्चरल वो है, तो मैं समझता हूँ टूरिज्म सेक्टर और एविएशन जो है वो दोनों में काफ़ी बड़ा भागीदारी हमारी हो सकती है। अजय सर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि अनिल जी ने कहा कि एक तरफ हम जब कोविड के दरमियान या उसके बाद कंपनियों का पलायन देखते हैं चीन से, उसमें वियतनाम भी टॉप उन 3 देशों में नज़र आता है जहां पर कंपनियां स्थापित हो रही हैं, यहाँ पर मूव कर रही हैं। इसके बावजूद भारत और वियतनाम के रिश्ते अगर पिछले 2-3 वर्षों में देखें तो ज़्यादा गहराई के साथ आगे बढ़ते हुए मजबूती के साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन वियतनाम क्या चाहता है भारत से, और किस तरीके से रिश्तों के अगर नज़रिए से हम वियतनाम के पहलू को देखें, उसकी उम्मीदें क्या नज़र आती हैं? वियतनाम के बारे में एक खास बात यह है कि उनकी जो GDP है वो लगभग $260-70 बिलियन के है, और उनका अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो वो भी $260 बिलियन के लगभग है, और उनका इंपोर्ट्स उससे कुछ कम है, इसलिए उनके पास करीब $11-12 बिलियन का ट्रेड सरप्लस होता है। तो ये एक खास बात है। सारे विश्व में इस प्रकार के देश बहुत कम हैं इस समय जो इतने फॉरेन ट्रेड डिपेंडेंट हो। तो वियतनाम ने बहुत कठिनाई में से समय गुजारा है, लेकिन अभी उन्होंने एक नंबर 1 डेस्टिनेशन अगर कहा जाए साउथ ईस्ट एशिया में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो वियतनाम है। वियतनाम का अगर फर्ज कीजिए कि सिर्फ मोबाइल फोन्स का अगर आप देखें तो उसका एक्सपोर्ट्स ही करीब $51 बिलियन है। आज से 15 साल पहले वियतनाम का जो रेडीमेड कपड़ों का जो निर्यात था वो नगण्य था। आज वो नंबर 2 या 3 पर है। बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश और उसके बाद वियतनाम है। हमारे से लगभग 2 गुना वो निर्यात करता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें सीखने की ज़रूरत है कि वियतनाम में किस प्रकार का माहौल, इकोसिस्टम वो बनाया है जिससे कि सारे विश्व से लोग, खासकर तो चीन से ही और साउथ ईस्ट एशिया से, लेकिन बहुत यूरोप से भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, कोरिया से हुआ है, US से हुआ है। किस प्रकार से उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाना है तो इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा बाहर से, और इसके लिए हम वियतनाम से हम कोऑपरेट कर सकते हैं, हम सबक ले सकते हैं, हम
अगर तीसरे देश में कोई चीज निर्यात करनी है तो एक वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ उत्पादन हो, वियतनाम के यहाँ हो, और किसी दोनों में से एक देश में उसका फाइनल असेंबली हो, इस प्रकार की बात हो सकती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विश्व की, सैमसंग जैसे है, दोनों देशों में है और दोनों देशों में बहुत बड़े पैमाने पर है। हमारे देश में भी उसके विस्तार की बात चल रही है। तो इन सब मुद्दों पर हम देखते हैं कि कोऑपरेशन का जो सीमा है वो बहुत ज्यादा है। जो रेडीमेड गारमेंट्स की बात है, वियतनाम आज भी चीन से कपड़े खरीदता है, फैब्रिक खरीदता है और उसको कन्वर्ट करके गारमेंट्स बेचता है, निर्यात करता है सारे विश्व में। तो गारमेंट्स में अगर वियतनाम को हम मदद करें और हमारे यहाँ से फैब्रिक वो खरीदें, किस प्रकार के फैब्रिक की उसको जरूरत है, तो इसमें एक कोऑपरेशन बन सकता है। उसके बाद जैसे कॉफी कल्टीवेशन में वियतनाम पिछले 20 सालों में बहुत आगे बढ़ गया है। कॉफी कल्टीवेशन में हमारे यहाँ से एक बहुत बड़े ग्रुप ने, टाटा कॉफी ने वहाँ पर बहुत निवेश किया है और उसमें मदद पहुंचाई है वियतनाम की इकोनॉमी को भी और उनके व्यवसाय में भी वृद्धि हुई है। तो कई जैसे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में है, उसमें आईटेक के अलावा हम अलग से भी हमारी प्राइवेट कंपनियां वहां जा करके ट्रेनिंग कर रही हैं। तो इससे भी हमारा कोऑपरेशन बढ़ा है और दोनों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले हैं। तो इसकी तो जैसे जैसे गहराई होगी हमारे संबंध में और एक दूसरे को हम जान पाएंगे अधिक और समझ पाएंगे कि कहाँ सहयोगिता सहभागिता से हम दोनों को फायदा होगा, तो उसमें हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राइट सर। विनोद आनंद सर, लेकिन भारत और वियतनाम के मजबूत होते रिश्तों का अगर इस पूरे रीजन पर इम्पैक्ट में देखूं तो क्या और कहां पर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में नजर आने वाला है? 1979 के बारे में बता रहा था, जिसके कारण जो लड़ाई चीन ने करी थी वियतनाम के साथ, तो उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने अपना दौरा चीन का रद्द करके वापस आए। तो वो एक तरह का सपोर्ट था वियतनाम को देने का। उसके बाद से चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल इश्यूज हो, उसमें दोनों वियतनाम और भारतवर्ष एक दूसरे की सपोर्ट करते रहे हैं। जैसे कि अभी एशियन में है या यूएन में है, इंडिया और इंडिया जो है वो वियतनाम को भी सपोर्ट करता है और वियतनाम एशियन जैसे चेयरमैन था तो उसमें इंडिया के भी उसने सपोर्ट करी है। और इस तरह अभी जो जैसे बताया गया था अभी कि नेक्स्ट ईयर से 2 साल तक वियतनाम और इंडिया दोनों यूएन में नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो वो भी एक जगह है जिसमें कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो सकती है कि क्योंकि कई ऐसे मसले हैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में जो कि दोनों वियतनाम और इंडिया एक दूसरे से मिलके हल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वियतनाम और इंडिया का जो सिक्योरिटी परसेप्शन है या स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वो एक है और इसलिए ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे इश्यूज को हल करने में वो एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। ओके अनिल सर, एक क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूँगा आपका कि जिस तरीके से हम देखते हैं और ख़ासतौर पर अगर मैं साउथ चाइना सी की बात करूँ या चीन के विस्तारवादी नीतियों की बात करूँ, इस तरह के जो मसले हैं यहाँ पर भारत और वियतनाम की नई दोस्ती या फिर दोस्ती में जो नई ऊंचाइयां दिख रही हैं, ये क्या असर डाल सकती हैं? देखिए, इंडो पैसिफिक जो है हमारे लिए तो नेचुरल कंस्ट्रक्ट है और जो वियतनाम है उनके लिए एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है क्योंकि चीन की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडो पैसिफिक में हम लोगों का कोलैबोरेशन, जैसे IPOI के बारे में जैसे दासगुप्ता साहब ने कहा, उसके माध्यम से काफ़ी क्लोज हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो वियतनाम एक नेचुरल पार्टनर है भारत के लिए और विलिंग पार्टनर है। सबसे बड़ी बात यह है।
तो मैं समझता हूँ इंडिया वियतनाम रिलेशंस जो हैं वो अग्रसर ही होंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।